ओके जी, रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन एज भी हम इसे कह सकते हैं, मोनार्क के टाइम को अगर हम सामने रख रहे हैं तो। और एक इंटेलेक्चुअल वे में देखें तो एक रेनेसां पीरियड है, जिसे हम एक और नाम भी देते हैं, जो एज ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर का ये टाइम था, एलिजाबेथ का टाइम था, और एक रेनेसां टाइम है। रेनेसां क्या है और इसका क्या एक बैकग्राउंड है, आज हम इसका सोशियो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड सेट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है, साथ देखेंगे यूरोपियन रेनेसां और इंग्लिश रेनेसां का डिफरेंस भी, कि वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और इंग्लिश रेनेसां कहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में हमने मेंशन किया था, प्रिंटिंग प्रेस जैसे ही आती है इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर 1476, तो हमने कहा था कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड हो गया इसके साथ। और फिर नया पीरियड कौन से स्टार्ट हुआ, रेनेसां। जाएगा कहां तक, एक तरह से आप देख सकते हैं इसको एग्जैक्टली हम अगली जो टाइमलाइन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसका जो एंड है ना, वो इतना आसानी से आप डिसाइड नहीं कर सकते, और ना ही उस पर सवाल बन सकता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर। कुछ कहेंगे कि जो प्यूरिटन एज आगे आएगी वो उसमें काफी हद तक तो रेनेसां टाइम चलता रहता है, प्यूरिटन एज तो बहुत आगे है, और कुछ कहेंगे कि नहीं पीछे से स्टार्ट हो जाएगी, तो मोनार्क के साथ चले तो भी प्रॉब्लम। तो रेनेसां असल में तो एक थिंकिंग है, जो एक मॉडर्न ईरा स्टार्ट हो जाता है तो वो तो चलता ही रहता है, आज तक चल रहा है वो देखा जाए तो। कुछ लोग तो कहते हैं रेनेसां से मॉडर्न एज स्टार्ट हुई है और अभी तक जो है वो, या वर्ल्ड वॉर 1 तक चलती है, फिर हम एक पोस्ट मॉडर्न एज की तरफ चले जाते हैं। खैर, इस तरह डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं, डिफरेंट वे में देख रहे हैं, लेकिन हमने आखिर इसकी कोई ना कोई सेटिंग रखनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो प्रिंटिंग प्रेस से हम समझते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होती है, क्योंकि अब बुक्स आ जाएंगी और भी बहुत कुछ है जिसे हम रेनेसां कहेंगे। तो डेथ ऑफ द एलिजाबेथ और असेंशन ऑफ द किंग जेम्स 1 तक जा सकते हैं, 1603 में ये चीजें होती हैं। ठीक है, ट्यूडर फैमिली का एरा है बेसिकली, जो पहले से चल रहा है काफी अरसे से। तो यहाँ पे उसका क्लाइमैक्स आता है स्पेशल। द रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड द एलिजाबेथन पीरियड, जैसे कहा जाए एज ऑफ शेक्सपियर कहें, तो फिर इसकी जो रफली बिगिनिंग और एंडिंग मैं बना रहा हूँ आपके सामने, वो होगा प्रिंटिंग प्रेस से लेकर द डेथ ऑफ द शेक्सपियर तक, 1616 तक। वो ये नहीं होगा कि उसी दिन ये रेनेसां खत्म हो जाएगा, इसके इन्फ्लुएंस यकीनन आगे तक है, और कुछ और आथर हैं जो वो लिख रहे थे 20s और 25 के अंदर भी लिख रहे थे। तो एक रफ हम एक बिगिनिंग और एंडिंग अपने जहन में रख लेते हैं कि इन्वेंशन ऑफ, या कह लें कि इनाग्रेशन या फाउंडेशन जो है वो स्टार्ट होती है बुक ईरा जो है स्टार्ट होता है प्रिंटिंग प्रेस से 1476। और देखा जाए तो शेक्सपियर के साथ ये एज, यानी शेक्सपियर का जाना इस दुनिया से मतलब एक एज का खात्मा है। सो मिडिल एजेस इन यूरोप वर फॉलोड बाय द रेनेसां। टोटली जो मिडिल एज है वो अपने अख्ताम को पहुंचते हैं यहाँ पे। सो रेनेसां मीन्स द रिवाइवल ऑफ द लर्निंग। एक इसका सतही मीनिंग जो है वो लिया जाता है कि रेनेसां का मतलब है रिवाइवल करना, लर्निंग का रिवाइवल करना। फ्रेंच वर्ड है बेसिकली। इट डिनोट्स इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस द ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड आफ्टर द डार्कनेस ऑफ द मिडिल एजेस। तो मिडिल एजेस के साथ एक डार्कनेस एसोसिएटेड है, आगे बिल्कुल बताऊंगा मैं, बल्कि आपको पता ही है कुछ लोगों को कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया आपको कि वो डार्क हीरा था। इसका मतलब जो ग्रीक टाइम था उसमें वो उसे बेहतर टाइम समझते हैं, और रोमन टाइम में भी यूरोप में जो है वो अरूज था एक, और उसके बाद जो है वो उनके अंपायर के कोलैप्स करने के बाद, रोमन अंपायर स्पेशली वेस्टर्न रोमन अंपायर है, तो सारा जो वेस्टर्न पार्ट है वो उनकी नजर में तारीकी में डूब गया था, और कोई एनलाइटनमेंट नहीं थी। सो रेनेसां इज मार्क्ड बाय द टू मूवमेंट्स। बड़ी अहम जो है इसके अंदर दो तहरीकें हैं, दो वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर रेनेसां खड़ा होता है, और उनको हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रेनेसां का बेसिकली क्या है। वो है ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्मेशन। तो उस सबसे पहले हम क्या करते हैं, ह्यूमनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं और ये बेस को समझते हैं। और यूरोप में
ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे फैला, डेवलप हुआ, क्या मेजर इवेंट से क्या खास बातें थी, कौन सी बड़ी किताबें और आथर हैं, उनको आपने समझना है। रेनेसां का जो बेस है ना वो ह्यूमनिज्म है बेसिकली, आइडिया जो, और रिफॉर्मेशन एक और तहरीक भी इसके साथ साथ चलती है। तो दो चीजों को मिलाएं तो हमें ओवरऑल जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ रेनेसां समझ में आता है। तो हिस्ट्री में अगर हम जाएं, हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड इसका क्रिएट करें कि कहाँ से इन वाकयात की इब्तिदा होती है। विद द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल in 1453, by the invasion of the Turks, the Greek scholars who were residing there spread all over the Europe and brought with them invaluable Greek manuscripts. ठीक है, तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, जैसे बाइजेंटीन एम्पायर में हम कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल उसका सेंटर था, कैपिटल था, वहीं से वो सिस्टम चलाया जाता था, हुकूमत की मशीनरी वहां पे थी। उसकी शिकस्त के बाद जो उसका फॉल है वो है 1453, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ से अब क्या हुआ कि वहाँ के जो ग्रीक स्कॉलर लेते थे वो उनकी जो लैंग्वेज थी ना, जो वहाँ पे एजुकेशनल लैंग्वेज स्पेशली थी, जिसमें वो चीज़ें ऑपरेट करते थे, वो ग्रीक लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। तो अब जो ग्रीक लैंग्वेज का सारा खजाना एक जगह पर उन्होंने इकट्ठा कर दिया हुआ था और खुद कुछ नहीं कर रहे थे, बस किताबें लेके बैठे हुए थे। अब वो पूरे यूरोप की तरफ भागे जान बचाने के लिए कि शायद जो है वो टर्क्स या जो मुस्लिम हुक्मरान है उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो वो अपनी जो है ना इल्म का खजाना जो लेके यूरोप चले गए। द डिस्कवरी ऑफ दिस क्लासिकल मॉडल्स रिजल्टेड इन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये चीज लेके आती है कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग मतलब रेनेसां लेके आती है। तो उनको नई बातों का, नई चीज का, नई किताबों का पता चलता है, यानी वो अपने पास से कनेक्ट होते हैं बेसिकली। 14 and 15 सेंचुरी की बात। In the essence of this movement was that man discovered himself and the universe. अगर बिल्कुल एसेंस में जाए तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इंसान जो है ना वो डिस्कवर करता है अपने आप को, और फिर बाहर जो यूनिवर्स को वो डिस्कवर करता है। क्योंकि मिडिल एजेस के अंदर जो है ना वो सारे सवालों के जवाब सीक्रेट बुक्स दे रही थी कि यूनिवर्स कैसे बनी है और इंसान क्या है, ये कहाँ से आया है, और इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर वो चलते रहे और इतने अरसे तक उन्होंने कुछ खुद से कोई डिस्कवरी नहीं की। और जैसे ही उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया तो ह्यूमनिज्म में असल में रेनेसां स्टार्ट किया। ह्यूमनिज्म जो तहरीक है कि इंसान जो है वो सेंटर में है अब के बाद। अब जो पेंटर है ना वो पेंटिंग बना सकते हैं इंसानों की। ठीक है, इसलिए अगर आप एक पेंटिंग देखते हैं ना, मोनालिसा की पेंटिंग आपने देखी होगी यकीनन, नहीं तो सुना होगा, दुनिया की काफी मशहूर पेंटिंग में आती है, जो किसने बनाई थी भला? यस सर, लियोनार्डो डा विंची ने बनाई लियोनार्डो थी। डा विंची ने, इटालियन डा विंची प्लेस पे रहते थे, विंची वो प्लेस का नाम है, तो लियोनार्डो फ्रॉम डा विंची। तो वो शख्स ने मोनालिसा पेंट की। उस जमाने की बात है जब रेनेसां ऑब्वियसली अभी बिगिनिंग स्टेज पे था, और उससे पहले चर्च में ये सख्त ममानत थी कि इंसान की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। तस्वीर बनाने के चर्च बहुत खिलाफ था आम इंसान के, कि अगर आपने पेंटिंग करनी है तो हजरत मरियम की कर सकते हैं, ईसा की कर सकते हैं, सेंट्स के वाकयात को पेंट कर सकते हैं, तो लेकिन इंसान को बिल्कुल नहीं आप पेंट कर सकते। और इंसान के बाद एक और भी उसमें बड़ी बात है मोनालिसा के अंदर, और वो ये है कि आप इंसान को अगर कोई पेंट करे वो तो है ही गलत बात है, गुनाह है, और तो और औरत को पेंट करना फिर वो डबल गुनाह था, कि फीमेल की पेंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती। और फिर उससे भी बड़ा गुनाह किया लियोनार्डो ने, और वो ये था कि एक स्माइलिंग वुमन की पेंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती, कि औरत स्माइल कैसे कर सकती है, ये तो बिल्कुल ही मना था। हंसना आपको पता मना था उनके। हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अब पेंटर लिबरेट हो गया उस चर्च की वो पाबंदियों से, या उस रिलीजन की उनकी सो कॉल्ड पाबंदियों से, कि अब वो जो है वो एक इंसान की पेंटिंग बना सकता था। ह्यूमन बीइंग ने खुद को डिस्कवर किया कि मैं हूं, और अपने बारे में जानना कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह म्यूजिशियन ने वो म्यूजिक बनाया जो इंसानों की तारीफ पे अपनी, अब सॉन्ग इंडिपेंडेंट सेकुलर सॉन्ग लिखे गए, ज़ाहिर उन्हें कैसे पसंद हो सकते थे। और इस तरह सेकुलर पेंटिंग की गई, यानी इंसानों की अपने बारे में पेंटिंग की, अपने जज्बात का खुल के इजहार किया गया।
तो ये एसेंस है, मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स एंड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपन हिज आईज एंड सीन, यानी ऐसा लगता था कि इंसान बिल्कुल ब्लाइंड था और उसे एकदम आंखें मिल गई हैं, उसने आंख खोली और देखा कि अच्छा ये कुछ भी है, कि मैं हूं और ये जहान है, और कायनात के ऊपर उसने अपने सवाल जनरेट अब करने शुरू कर दिए। और जिससे आप कहते हैं कि साइंस की इब्तदा होती है, रिनेसां के साथ ही असल में साइंस की इब्तदा होती है। जो साइंस है ना, साइंस का बिल्कुल जो बेस है ना, वो ह्यूमनिज्म है। साइंस की दुनिया में नेकी ये होती है कि दूसरे इंसानों की भलाई की जाए, ऐसी चीजें क्रिएट की जाए, प्रोड्यूस की जाए जिससे लोगों की जिंदगियों में कंफर्ट आए, उनके मसाइल हल हो। So the flood of the Greek literature, which the new art of printing carried swiftly to every school in the Europe, revealed a new world of the poetry and philosophy. तो ग्रीक लिटरेचर आया, पहले तो बुक्स हाथों से लिखी जाती थी, तो आम आदमी तक एक्सेस ही नहीं होती थी। अब उनकी प्रिंटिंग हो गई, यूरोप में घर घर हाथों हाथ जहाँ किताबें आ चुकी थी और नॉलेज पे सबकी एक्सेस हो गई थी, इसलिए आजादी मिली उनको सोचने की। यानी तीनों साथ साथ है, प्रिंटिंग प्रेस का आना और लिबरेशन लेना इंसान का, फिर सोचना और खुद से चीजों को डिस्कवर करना। सो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, वो जो प्रोटेगोरस का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है ना, वह था तो वो ग्रीक, उसने कहा था मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। असल में इंसान है जो चीजों को तय करता है कि खूबसूरत क्या है वो ये बताता है, अखलाकियात क्या है वो इंसान ही बताता है, बेटर क्या है गुड क्या है सारा कुछ वो खुद डिसाइड करता है, सेंटर में होता है। लेकिन आहिस्ता से ये आइडिया दायरे दब गया और इन्हें सामने इसको दोबारा से डिस्कवर किया गया कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। Along with the revival of learning, new discoveries took place in the several other fields. बहुत कुछ अब इस जैसे ही दिमाग उनका खुला और उन्हें न्यू इन्वेंशन शुरू हो गए, न्यू आइडियाज आना शुरू हो गए, जैसे वास्को डे गामा सर्कम नेविगेटेड द अर्थ, एक बंदा उठा और उसने पूरी दुनिया का वो चक्कर लगा दिया, क्योंकि अब जो है वो नॉलेज इंडिपेंडेंटली लिया जा रहा था, कोई किसी से पूछा नहीं जा रहा था, कोई चर्च नहीं बता सकता था कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना, कोई अथॉरिटी नहीं रही थी और इंडिविजुअलिटी आ गई थी, हर बंदा ही अथॉरिटी बन चुका था। सो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। लेकिन ये जेन खुलने का नतीजा आप देख रहे हैं कि ब्रेन जो है ना वो जिस जब खुलते हैं तो वो फिर आइडियाज उसमें आते हैं और फिर डिस्कवरीज और इन्वेंशन होती हैं। लोग कहते हैं ना पाकिस्तानी क्यों नहीं इन्वेंशन करते, क्यों साइंटिस्ट नहीं बनते ये कभी भी, तो इनकी बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो बेसिक जेन इनके खुले हुए नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं करते हैं इसलिए चीजों को। सो कोपरनिकस डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम एंड प्रिपेयर्ड द वे फॉर गैलीलियो। Books were printed and philosophy, science and the art were systematized, सारे scientific हो गए। The Middle Ages were now past and the old world had become new. अब पुरानी दुनिया जो है एक नई दुनिया बन चुकी थी और पास्ट अब में चला गया था सारा मिडिल एजेस। Scholars flocked to the universities as adventurers to the new world of America, and there the old authority received a death blow. ठीक है, अब लोग लर्न कर रहे थे, लर्निंग, लव ऑफ लर्निंग डेवलप हो चुका था, खुद से सीखना है हमने, तो यानी अब ये अथॉरिटी खत्म हो गई कि चर्च हमें बताएगा हम बीमार क्यों हैं, तो मिडिल एजेस में चर्च बताता था। अब डॉक्टर ने डिस्कवरी शुरू कर दी थी, मेडिसिन बना ली थी, प्रॉब्लम जो है इवन जब मेडिसिन बनी उसमें भी बड़े ऑब्जेक्शन चर्च ने किए, खासतौर पर जब पेन किलर आई तो चर्च और पादरी जो है इस पर खुलेआम वहां तकरीरें किया करते थे कि ये जो दर्द की दवाई लेना गुनाह है, क्योंकि गॉड ने आपको अगर पेन दिया है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसका मतलब आप दूर करते हैं तो आप गॉड की दी हुई पनिशमेंट को असल में उसमें रुकावट बन रहे हैं। और स्पेशली फीमेल को तो उन्होंने कहा मेडिसिन नहीं देने देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इनको पेन की जो है वो पनिशमेंट दी जाती है गॉड की तरफ से, तो हम उसमें, इसका मतलब है आप गॉड के काम में रुकावट डाल रहे हैं। सो ट्रूथ ओनली वाज द थिंग एंड अथॉरिटी अब नहीं थी किसी किस्म की। To search for the truth everywhere as man sought for the new lands and gold and the fountains of the youth, हर तरह से एक्सप्लोरेशन भी तभी उसी टाइम में स्टार्ट होती है और ये यूरोप से बाहर निकलते हैं, न्यू इन्वेंशन होती हैं, न्यू डिस्कवरीज होती हैं और कॉलोनाइजेशन भी इन्होंने बाद में इसी वजह से बना। दैट वाज द न्यू स्पिरिट व्हिच इवोक इन द यूरोप विद द रिवाइवल ऑफ द लर्निंग। वो ये सारा कमाल क्या था, उस रिवाइवल ऑफ लर्निंग का था, और उस बेसिकली सिर्फ हल्का सा उन्होंने अपना कंपस चेंज किया, सेंटर ऑफ अटेंशन चेंज किया कि अब चर्च नहीं फैसला करेगा, ये सीक्रेट बुक्स हमें नहीं गाइड करेंगी,
बल्कि इंसान खुद अपने लिए सीखेगा, जिसे हम कहते हैं ह्यूमनिज्म था। ऑन ईस्टर संडे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ऑन ईस्टर संडे 1341 की डेट है जी, पेट्रार्क was crowned with the wreath of laurel in the Rome before Robert, king of Naples. सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, नेपल्स के किंग के सामने एक बड़ा अहम इंसिडेंट होता है जब पेट्रार्क को जो है वो ताज पहनाया जाता है, लॉरल, वो जो रीथ का एक ताज उसके सर पे रखा जाता है। अब पोएट लॉरिएट वो हो जाता है। द रेनेसां रिवाइव्ड क्लासिकल कल्चरल मॉडल्स, क्योंकि पेट्रार्क ही चाहता था, पेट्रार्क, दांते और बोकाशियो ने तो ये मूवमेंट की बुनियाद रखी थी तीनों ने, ह्यूमनिज्म जिसे कहते हैं। तो पेट्रार्क ने क्या किया, क्लासिकल कल्चरल जो एक इंसिडेंट होता था कि पुराने जमाने में पोइट्स को जो मुकाबले होते थे, सोफोक्लिस वगैरह जो जीता करते थे, तो उनको लॉरिएट किया जाता था और उनके सर के ऊपर जो जैतून की शाखों से बना हुआ एक ताज उनके सर पे पहनाया जाता था पोएट के सर के ऊपर। ठीक है, जो बादशाह तो वो गोल्ड का पहनते थे ना, तो पोएट जो है ना वो पहनते थे, वो सेक्रेड किस्म का एसोसिएशन भी थी उसके साथ, लॉरिएशन ऑफ द पोएट जिसे आप कहते हैं। So Greek had died out in the West, but returned after 1400 with the arrival of the Byzantine scholar in Italy, who in 1440 founded a Platonic academy in Florence. After the Turks took Constantinople in 1453, Greek scholars brought manuscripts to Italy. Petrarch, a humanist, collected classical manuscripts. Petrarch ने बहुत इंटरेस्ट लिया बोकाशियो और दांते तीनों ने स्पेशली, और वो क्लासिकल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वैसी किताबें जो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो वो सभी थे कि शायद लिखी नहीं गई ऐसी कोई चीज, तो वो हैरान हो गए ये डिस्कवरीज करके, जब उन्हें प्लेटो के बारे में पता चला, अरिस्टोटल के बारे में पता चला, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, इन लोगों के बारे में पता चला, या अदर मैनी फिलोसफर्स आपको बताया कि बहुत कुछ सोचा जा चुका था, बहुत कुछ वो पहले से एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। द रेनेसांस समटाइम कॉल्ड द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, फुल भी इसको कह देते हैं। द रेनेसांस स्प्रेड फ्रॉम 15th सेंचुरी इटली टू फ्रांस। ठीक है, इटली से ये निकलता है ह्यूमनिज्म, और जिसे हम दूसरे लफ्जों में रेनेसां कहते हैं। रिवाइवल ऑफ लर्निंग तभी होता है कि हर फील्ड में आपने क्यों रिवाइव कर दी लर्निंग, क्योंकि आपने अपना अटेंशन जो कंपस का सेंटर है वो चेंज कर दिया, यानी ह्यूमनिज्म हो गए। तो ये इटली से फ्रांस, फ्रांस से स्पेन, इंग्लैंड तक पहुंची, और फिर ऐसा ऐसा ही अब सारी दुनिया को पता चला इस तहरीक के बारे में, और वेस्टर्न यूरोप खास तौर पर इस पर डेवलप होती है। जो रेनेसां ट्रायो अगर हम देखें, तीन बड़े ऑथर, डिफरेंट तरीकों से हम उन तीन लोगों को देख सकते हैं। आर्ट के अंदर स्पेशली तीन बड़े जो आर्टिस्ट हैं, एक ऐसी मूवमेंट थी रेनेसां या ह्यूमनिज्म जो आर्टिस्ट और पोएट्स और पेंटर्स और इन लोगों ने स्टार्ट की थी। मजे की बात है, और लोग समझते हैं कि यहाँ से शायद रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, लेकिन रेनेसां तो इसी तरह से आया, द हाई रेनेसां ट्रायो, क्योंकि रेनेसां आगे हम देखेंगे दो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। तो लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल, तो ये तीन जो है ना बहुत बड़े लोग हैं, पेंटर पोएट मिक्स ही थे ये। लियोनार्डो डा विंची वाज अ पेंटर एंड एनाटॉमिस्ट, अ साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। ठीक है, माइकल एंजेलो अ स्कल्पटर एंड आर्किटेक्ट एंड पेंटर एंड अ पोएट। राफेल की पेंटिंग वो मैंने आपको एक दफा रेफर भी की थी, शायद पता नहीं इन्हीं लेक्चर के दौरान या किसी और क्लास में। द स्कूल ऑफ एथेंस आपने देखी होगी, नहीं देखी तो इसको जरूर देखिएगा। पेंटिंग का नाम है द स्कूल ऑफ एथेंस बाय राफेल। माइकल एंजेलो का अगर बेहतरीन काम आपने देखना तो फिर डेविड का मुजस्समा जो है, स्कल्पचर ऑफ डेविड जो है, वो देखने वाला है। और लियोनार्डो का तो की बुक्स भी हैं, उसके अलावा मोनालिसा जिनकी बहुत फेमस पेंटिंग है वो आप देख सकते हैं। The change from the medieval to Renaissance was at first more formal than substantial. Literature changed less than art and the architecture. ठीक, पहले आर्ट और आर्किटेक्चर में तब्दीली आई है, लिटरेचर जो है रेनेसां का वो बाद में ऐसा लिखा गया। सो रेनेसां हीरो जो है, द हेरोइक आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या था? The Renaissance held a higher and the more heroic idea of the human capacity than had been allowed by the ascetic side of the medieval thought. जो medieval है, जो चर्च का टाइम है, वो तो इंसान के बारे में उनका नजरिया ये था, वो कोई हेरोइक नजरिया नहीं देते थे, वो इंसान को तो वो कहते थे कंडेम करते थे। मैन वो कहते थे इज द प्रोडक्ट ऑफ द सिन बेसिकली, और मैन जो इसको
एक्सपेल किया गया है हेवन से, गॉड ने उसे धुतकार दिया है, और वो एक धुतकारी हुई एक कंडेम्ड क्रीचर है जो जमीन पर एक किसी गुनाह की वजह से आई है और सजा भुगतने आई है यहाँ पर, ठीक है। अब इस परसेप्शन में आपके जहन में जो चीज बनती है, तो वो एक माइंड होता है जो बहुत ही हम्बल कह लें, बहुत ही इनकसारी होगी उसके अंदर, और हर वक्त वो एक इनबिल्ट गिल्ट था उसके अंदर। जब ये थॉट आप प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम कहते हैं गिल्ट रिडन माइंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। वो कभी भी इस गिल्ट, ओरिजिनल सिन का जो कॉन्सेप्ट है उससे बाहर नहीं निकल सकता फिर, जब बचपन से ट्रेनिंग आपकी इस तरह सिखाती है। तो उसके मुकाबले में रेनेसा का जो टाइम था, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बदला, खासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है, शुरू वाले दिनों में आती है, जिसे हम पिको डेल्टा मेरेंडोला, आथर एंड मेरेंडोला के नाम से चलिए याद रख लें, ऑफ डिग्निटी ऑफ द मैन 1486 के अंदर वो लिखते हैं, emphasizes the human capacity to ascend the platonic scale of the creation, attaining a heavenly state through a progressive self-education and self-fashioning. तो वो उसमें डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग उसने इस गिल्ड से बाहर निकाला और कहा कि इंसान जो है वो उसमें बहुत पोटेंशियल है, और वो सेल्फ एजुकेट करके या इल्म के जरिए से, नॉलेज के जरिए से बहुत कुछ कर सकता है, और यही वो स्पिरिट है जो रेनेसांस स्पिरिट कहते हैं, जो हमें डॉक्टर फॉस्टर्स में नजर आती है, मार्लो के एक वर्क के अंदर, जो लर्निंग के जरिए से सब कुछ करना चाहता है। The sculpture of the Michelangelos is neither nobler nor more beautiful, but it is pride in the naked physical beauty. अगर जो आप माइकल एंजेलो के ये यकीनन आप देखेंगे डेविड का मुजस्समा जो है, तो उसमें उस आथर ने क्या पेंट करने की कोशिश की है, सॉरी प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, स्कल्पचर करने की कोशिश की है, वो दैट इज नॉट द ब्यूटी, ओनली ब्यूटी, बट द प्राइड इन द नेकेड फिजिकल ब्यूटी, ठीक है। बेस्ड ऑन द क्लासिकल मॉडल्स, वो ग्रीक वाले कॉन्सेप्ट में उस टाइम पे बनाए जाते थे ऐसी चीजें, आप ग्रीक के जो है ना वो स्कल्पचर देख सकते हैं गॉड्स और गॉडेसेस के। His youthful David is a giant superman in comparison with the human figures in the medieval world. अगर आप चर्च के जमाने के, होल्ड के जमाने यानी मिडिल एजेस के पेंटर्स को देखेंगे, स्कल्पचर्स को देखेंगे, तो उनके जो मॉडल्स हैं वो डेविड के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एम्बिशन इज द थीम ऑफ द ड्रामा ऑफ द क्रिस्टोफर मार्लो का अगर काम देखें तो आपको उसके अंदर एक एक्सट्रीम एम्बिशन हमें नजर आता है। उसके प्रोटैगनिस्ट हमें रेनेसा मैन हमारे सामने रखते हैं। टैम्बरलिन को देख लें, डॉक्टर फॉस्टर्स, दोनों को देखें, स्कॉन कन्वेंशनल नॉर्म्स, दो दे ओवर रीच एंड फॉल एंड पे, आल्दो वो एक मोरालिटी वाला मैसेज लेके आते हैं उनके साथ। मार्लो वाज फैसिनेटेड आल्सो बाय द प्रिंस, एक बुक है द प्रिंस, ठीक है, जैसे ऑन डिग्निटी ऑफ मैन है ना, बहुत अर्ली इंपॉर्टेंट वर्क्स में आता है। तो मैकियावेली की बुक है जो द प्रिंस के नाम से उन्होंने पब्लिश की 1513 के अंदर। तो ये भी अर्ली जो रेनेसां बुक्स में आती है। हम यूरोपियन रेनेसां की बात करें, इंग्लिश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैकियावेली एडवाइजेस द प्रिंस टू बी फियर्ड रादर देन टू बी लव्ड, ठीक है। तो यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारा सेशन ब्रेक होने वाला है, तो इसको रिकंटिन्यू करते हैं वेरी सून।